जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है रेलवे ग्रुप डी का, जिसमें टोटल आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं कहूंगा साथियों, अगर आपने तैयारी अभी तक नहीं किया है और चाहते हो कि पहली बार में ही आपका एक सीट पक्का हो जाए, आप इसमें सिलेक्शन ले लो, तो आज का यह वीडियो आपके लिए सिलेक्शन वाली वीडियो होगी। इस वीडियो में आपको वही सवाल बताएंगे साथियों जो सीधे आपके पेपर में एक एक सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। मैं कहूंगा अगर आप वास्तव में इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो, नौकरी पाना चाहते हो, तो इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को आपको रटना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और वीडियो देखने का नहीं है। मैं दावा करता हूं कि इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो, यकीनन मानो आपका सारा प्रश्न इसी वीडियो से देखने को मिलेगा, जिसमें आपको टोटल हम 100 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें से साइंस में सारा प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा। यह पिछले साल का पूरा पैटर्न होने वाला है। 2018 से लेकर अभी तक जो भी रेलवे ग्रुप डी में सवाल पूछे गए हैं साइंस का, वो सारा सवाल आज के इस वीडियो में मैं करवाऊंगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग कौन सा है? आपके पेपर में सीधे पूछा जाता है ह्यूमन ब्रेन से मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग कौन सा है? आप बिल्कुल सही करोगे मेरे भाई, प्रम मस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग कौन सा है? प्रम मस्तिष्क है, जिसको सेरेब्रम भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेरेब्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल याद रखोगे। सेरेब्रम इंग्लिश वर्ड है, उसको हिंदी में ही आपके पेपर में लिख कर देता है, तो आप वो भी याद रखोगे। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग कौन सा है? सेरेब्रम बोलो या प्रम मस्तिष्क बोलो, यह पूरे दिमाग का 80 से 90% अकेले कंट्रोल करता है। ठीक है, 80 से 90% पूरा बड़ा भाग प्रम मस्तिष्क है, जो कि पूरे दिमाग का 80 से 90% यही रहता है। ठीक है, चलो यह काम क्या करता है आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। जैसे में आपके पेपर में पूछेगा कि सोचने का काम दिमाग का कौन सा भाग करता है, सोचने का काम दिमाग का कौन सा भाग करता है, तो प्रम मस्तिष्क करता है, यानी सेरेब्रम करता है। ऑप्शन नंबर ए, सोचने का काम कौन करता है, तो प्रम मस्तिष्क। बोलने का काम कौन करता है, मतलब आप जो बोलते हो उसका नियंत्रित कौन करता है, तो प्रम मस्तिष्क करता है। आपके पेपर में ऐसे सवाल पूछे गए हैं, जैसे में कहेगा सोचने और बोलने का नियंत्रण दिमाग का कौन सा भाग करता है, आप याद रखोगे प्रम मस्तिष्क करता है। अगर हम बात करें सेरेब्रम अनुमस्तिष्क की बात करें, तो यह क्या करता है, आप याद रखोगे, यह काम करेगा शरीर को, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। जैसे में पूरे शरीर को नियंत्रित कौन करता है, तो सेरेब्रम अनुमस्तिष्क करता है। ऑप्शन नंबर बी वाला भी आप याद रखोगे। मेंडुला आपका क्या करता है? मेंडुला अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा उसका नियंत्रण कौन करेगा? मेंडुला ओब्लेंटा करता है, आप याद रखोगे। जैसे में दिल का धड़कन कौन नियंत्रित करता है, आपके पेपर में पूछेगा दिल का धड़कन दिमाग का कौन सा भाग नियंत्रित करता है, तो मेंडुला ओब्लेंटा करता है, आप याद रखिएगा, आपके पेपर में पूछेगा। या छिकना, छिकना पर भी आपका कंट्रोल नहीं रहता है, तो इसका नियंत्रण कौन करेगा? मेंडुला करेगा, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों। चलिएगा, 2 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? बिल्कुल आप सही करोगे, प्रकाश वर्ष हो जाएगा दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। और यह सिंपल सा सवाल आपके रेलवे ग्रुप डी के साइंस में पूछे गए प्रश्न है, तो आप इसको स्टार मार्क कर लोगे, आपके पेपर में इस साल बन सकते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ऑप्शन नंबर सी आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे। यानी कहने का मतलब है इकाई, यानी ये साई मात्रक यहां से आप ले सकते हो। ये साई मात्रक से आपके पेपर में 2 सवाल, हर साल 2 सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे, आप याद रखोगे। चलिएगा, 3 नंबर आपका सवाल है। यहाँ पर देखिए जो मैं बोला वही सवाल यहाँ पर ऐड भी हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि एसआई मात्रक से आपके पेपर में 2 सवाल बनेगा साथियों। जो त्वरण का है वो काफी बार पूछा गया, इसलिए मैं यहाँ पर ऐड किया हूँ, आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा।
त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? बिल्कुल सही करोगे। त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? आप बोलोगे सर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा हम नहीं बताएंगे, अगर एक्स्ट्रा बताते हैं तो वो सवाल आएगा नहीं, क्योंकि त्वरण ही एक ऐसा SI मात्रक है जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो आप याद रखोगे त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखोगे, क्योंकि साइंस का इसमें जो प्रश्न है एक एक प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। देखिएगा ये सवाल आपके पेपर में कई बार बन चुका है। 4 नंबर सवाल, न्यूटन की गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा कि न्यूटन की गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, आपके पेपर में पूछा जाएगा। आप याद रखोगे प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। आप याद रखिएगा न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आएगा। आपका आने वाला अगला सवाल देखना, जो कि कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। उससे पहले आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए साथियों, ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां क्लास का PDF सबसे पहले आपको मिलेगा। जो भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको ग्रुप में पता चलेगा, एवं जो भी क्लास होगा साथियों सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगा। तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। इस नंबर पर आपको रेलवे ग्रुप डी लिखकर मैसेज करना है। इस नंबर पर आपको क्या लिखकर मैसेज करना है? रेलवे ग्रुप डी लिखकर मैसेज करना है। जैसे ही मैसेज करोगे इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, जुड़ने से आपको बहुत ही फायदा है। जो भी ऑल इंडिया वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको ग्रुप में पता चलेगा। जो भी क्लास का PDF रहेगा आपको ग्रुप में पता चलेगा, एवं जो भी नई क्लास होगी आपका रेलवे ग्रुप डी का वो सबसे पहले आपको ग्रुप में पता चलेगा। ठीक है, तो जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? बताओगे रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आप याद रखोगे रॉकेट का जो उड़ना है ये संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी। रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, आप याद रखोगे। अगर ये पूछेगा कि न्यूटन के किस नियम का पालन करता है, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम का पालन करता है, तो कौन सा नियम का पालन करता है? कमेंट में बताओगे। बिल्कुल आपका सही आएगा, थर्ड लॉ यानी तृतीय नियम का पालन करता है। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम का पालन करता है? तृतीय नियम का पालन करता है। आपका आने वाला अगला सवाल है, आप लोग भी जवाब देते चलोगे, ठीक है ना, ताकि पता चले कि साइंस में आपका तैयारी अच्छा खासा है। ठीक है, चलिए आपका आने वाला अगला सवाल है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान कितना होता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान कितना होता है मेरे भाई? बताओगे। शून्य होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान होता है शून्य, याद रखिएगा। चलिएगा आपका आने वाला अगला सवाल है जो आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा, जवाब देते चलोगे। चलो, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? आपके पेपर में पूछेगा ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि तरंगे किस प्रकार का तरंग दैर्घ्य होता है? अनुदैर्घ्य तरंग। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। और यह साइंस का आज पहला क्लास होने वाला है। अगर आप तैयारी नहीं की हो और डेली ऐसा क्लास करना चाहते हो जिससे सिलेक्शन आपका पक्का हो जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एग्जाम तक हम आपको ऐसा क्लास देंगे साथियों जिसे देखने के बाद आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज से लेकर आपका एग्जाम तक डेली हम आपको ऐसा प्रश्न देंगे जिसे देखने के बाद आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चैनल को आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। चलिएगा
स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है, कि अगर आपको इको सुनना है, मतलब स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनना है, तो श्रोता और परावर्तक जो भी सतह है उसके बीच न्यूनतम कितना दूरी होना चाहिए? तो लगभग लगभग 17 मीटर होना चाहिए। लगभग कितना होना चाहिए? 17 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। ये कभी ना कभी आपके रेलवे ग्रुप डी में सवाल पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको अच्छे से कवर करोगे। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो आपके पेपर में बनेगा। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आपके पेपर में बनेगा, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आप याद रखोगे, ये बनता है रेटिना पर। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना, जिसको दृष्टि पटल भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? दृष्टि पटल भी कहते हैं, आप याद रखोगे। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि पटल भी कहते हैं, आप याद रखिएगा। आपके पेपर में सवाल बनेगा, मानव नेत्र के किसी भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसको रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। चलिएगा, 10 नंबर आपका सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप अच्छे से कवर करोगे, आप बिल्कुल सही करोगे। ऑप्टो लेंस, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप यहां पर बिल्कुल सही करोगे। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्टो लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें दूर दृष्टि दोष का, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, आप याद रखना। और आप लोग भी जवाब दीजिएगा, ठीक है। जैसे में दूर 2 अक्षर में है तो इसका आंसर 3 अक्षर वाला हो जाएगा, और निकट 3 अक्षर में है तो इसका आंसर 4 अक्षर वाला। तो जो लेटर है 3 अक्षर वाला, उसका आंसर 4 अक्षर वाला। ऐसे ट्रिक से अगर आपको नहीं याद होता है तो आप ये ट्रिक को अपना सकते हो, ठीक है। चलिए, 11 नंबर आपका सवाल है साथियों, विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक क्या होता है? बिल्कुल जवाब दोगे। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है, आप याद रखना। आपके पेपर में सवाल बनेगा। और आप लोग कमेंट करके एक बार बताओगे आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। एक बार कमेंट करके बताओगे आपको क्लास कैसा लग रहा है साथियों। और मैं आपको मोटिवेट थोड़ा सा करना चाहूंगा, देखिएगा सिलेक्शन बाबू आप जल्दी ले लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सिलेक्शन देरी से लीजिएगा तो ज्यादा कष्ट आपको होगा, ठीक है। जितना जल्दी हो सके मेहनत करो और सिलेक्शन ले लो, ठीक है ना। चलिए, 12 नंबर आपका सवाल है साथियों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ठीक है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बिल्कुल आप सही करोगे, टंगस्टन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। अगर हम बात करें कि जो हीटर रहता है, हीटर आपके पेपर में पूछा जाएगा, हीटर। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का, ठीक है, याद रखिएगा। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलो, डायनेमो किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? आपके पेपर में पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। आप बिल्कुल सही करोगे। डायनेमो जो है वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? आप याद रखोगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। डायनेमो किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? आपके पेपर में सवाल आएगा, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? बिल्कुल आप सही करोगे, 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा आपका। चलिएगा 16 नंबर आपका सवाल है साथियों, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आपके पेपर में पूछा जाएगा वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल आप सही करोगे, बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग किसको करते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। अगर हम बात करें लैक्टोमीटर, तो दूध की शुद्धता मापने के लिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आप याद रखना, दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। आप याद रखोगे, दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लैक्टोमीटर का। और वायुमंडलीय दाब मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, आप याद रखिएगा। और ज्यादा ऊंचाई नापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे साथियों। ठीक है, चलो। सूरज और तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यानी जो सूरज और तारा है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आप याद रखोगे, नाभिकीय संलग्न, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। सूरज और तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलग्न। नाभिकीय संलग्न, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। जैसे मैं परमाणु बम या हाइड्रोजन बम की बात करेगा तो उसमें नाभिकीय विखंडन हो, उसमें कौन सा ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है? नाभिकीय विखंडन होता है। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। चलिएगा, आपका 18 नंबर सवाल है साथियों, जो सीधे आपके पेपर में आएगा कि प्रकाश के प्राथमिक यानी प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रकाश के प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं आप याद रखोगे। आपके पेपर में सीधा सवाल आएगा, लाल हरा नीला, ऑप्शन नंबर बी। लाल हरा नीला, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। प्रकाश के प्राथमिक रंग यानी जो भी प्राइमरी कलर है, जैसे में लाल हरा नीला, उसमें कौन कौन से रंग आते हैं? तो आप याद रखोगे लाल हरा नीला, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए। आपका आने वाला अगला सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? ठीक है, आपके पेपर में यह सवाल आता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आप याद रखोगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, ये तो बात सीधा है। और सीधा के साथ साथ आभासी होगा, ऑप्शन नंबर बी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होगा, आप याद रखोगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप यहां पर बिल्कुल सही करोगे। चलिएगा, ओम का नियम का सही गणितीय रूप क्या है? आपके पेपर में ओम के नियम से सवाल कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप याद रखोगे, ओम का नियम का सही गणितीय रूप होता है V बराबर आई आर। V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। आप याद रखिएगा, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जवाब आप लोग देते चलोगे, कितना प्रश्न आपका सही हुआ। और आप लोग कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से मेरा वीडियो देख रहे हैं, एक बार कॉमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे। चलिए ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? आपके पेपर में सवाल आएगा, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? निर्वात में तो होगा नहीं ध्वनि की चाल, हवा में तो होगा नहीं, जल में तो होगा नहीं, ठोस यानी इस्पात में होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? ठोस या इस्पात में होता है। ठीक है, चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, किलोवाट घंटा KWH किसका व्यापारिक इकाई है? आप याद रखिएगा, KWH किसका व्यापारिक इकाई है? आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आप याद रखोगे विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आप बिल्कुल सही करोगे, विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आपके पेपर में यह सवाल आएगा, आप बिल्कुल सही करोगे। आकाश का जो नीला रंग होता है साथियों, वो होता है प्रकाश के परिकिरण के कारण, ऑप्शन नंबर सी। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? प्रकाश का परिकिरण के कारण। लाल पूछ दे, नीला पूछ दे, ब्लू पूछ दे, जो भी पूछ दे, वो प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग जो भी होता है, लाल नीला ब्लू, जो भी कह दीजिए। ठीक है, चलिए। पानी में डूबी हुई छड़ी, पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? बताओगे, पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? तो आप बिल्कुल सही करोगे साथियों,
अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा। रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनने का क्या कारण है? आपके पेपर में आएगा कि रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनने का क्या कारण है साथियों, बताओगे आप। बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनने का क्या कारण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु है? आपके पेपर में आएगा कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु है। बिल्कुल आप सही करोगे, बिल्कुल आप सही करोगे, चांदी। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु है? चांदी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा। बर्फ का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? बर्फ का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है, आप याद रखोगे। ठीक है, आपके पेपर में यह सवाल आएगा। 273.15 केल्विन होता है, आप याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल आएगा। बर्फ का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? 273.15 केल्विन होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। एक्सरे का खोज किसने किया था? आपके पेपर में सवाल आएगा, एक्सरे का खोज किसने किया था? आप याद रखोगे, एक्सरे का खोज विल्हेम रॉन्टजन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विल्हेम रॉन्टजन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। मोटर वाहनों को आप पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? ठीक है, बिल्कुल आप सही करोगे। मोटर वाहनों को पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बताओगे। आप भली भांति जानते हो कि ऐनक में, जो गाड़ी में ऐनक होता है, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे भाई। याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको पूछेगा। ठीक है, चलिए। आपका आने वाला अगला सवाल है, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप बिल्कुल सही करोगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन नंबर बी। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? बिल्कुल आप सही करोगे, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका होगा ओम, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और वोल्ट मीटर तो होता ही है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है, लेकिन ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पर कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, आप याद रखिएगा। फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? आपके पेपर में बनेगा। फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है मेरे भाई, बताओगे, आपके पेपर में आएगा। आप बिल्कुल सही करोगे, शीशा और टीना का बना होता है फ्यूज तार। फ्यूज तार, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, शीशा और टीना। पहाड़ पर पानी कितने तापमान पर उबलने लगता है? आपके पेपर में पूछ रहा है कि ऐसा तो 100 डिग्री पर तापमान पर पानी उबलने लगता है, लेकिन पहाड़ पर कितने डिग्री पर पानी उबलने लगेगा? तो जैसे में 100 डिग्री रहेगा फिर भी उबलने लगेगा, 100 डिग्री से कम पर भी उबलने लगेगा। क्यों सर? क्योंकि वहां पर तापमान ज्यादा हो जाएगा। पहाड़ पर जितना ऊंचाई पर आप जाओगे, वहां का तापमान उतना ही बढ़ता जाता है, इसलिए 100 डिग्री से कम रहेगा भी, फिर भी वहां पर पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 34 नंबर आपका सवाल है कि परमाणु के नाभिक में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? परमाणु के नाभिक में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, आप याद रखोगे। परमाणु के नाभिक में मुख्य रूप से क्या क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। प्रोटॉन और क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। परमाणु के नाभिक में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप यहां पर बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था मेरे भाई? बिल्कुल आप सही करोगे, जे जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। चलिएगा, 36 नंबर आपका सवाल है साथियों, समस्थानिकों में
समस्थानिकों में किसकी संख्या समान होती है? आपके पेपर में आएगा समस्थानिकों में किसका संख्या समान होता है? तो प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक का संख्या क्या होता है? समान होता है। ठीक है, चलिए। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल का निर्माण किसने किया था? आपके पेपर में आएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण किसने करवाया था? आप याद रखोगे मोस्ले ने। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। इसके तहत क्या होता है? परमाणु संख्या आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, मतलब यह परमाणु संख्या के ऊपर निर्भर करता है, आप याद रखिएगा। चलिएगा, 38 नंबर आपका सवाल है साथियों, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने ग्रुप्स हैं, कुल कितने वर्ग हैं? आपके पेपर में सवाल आएगा। आप बिल्कुल सही करोगे, 18 वर्ग हैं, आप याद रखना। आवर्त की बात करेगा तो 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं, आप याद रखिएगा। आपके पेपर में यह सवाल आएगा। 39 नंबर आपका सवाल है कि ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सा है? बिल्कुल आप सही करोगे। ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस का नाम क्या है मेरे भाई? हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर डी। ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल आएगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, सबसे भारी प्राकृतिक धातु कौन सा? सबसे भारी प्राकृतिक धातु कौन सा? 40 नंबर का सवाल। 40 नंबर सवाल है, बिल्कुल सही करोगे। ऑस्मियम, ऑप्शन नंबर बी। सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक धातु का नाम है ऑस्मियम, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये सवाल आपके पेपर में कभी ना कभी पूछे गए हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाला धातु कौन सा? आप बताओगे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन सा? ब्रोमीन, सॉरी, पारा। क्या हो जाएगा? पारा, मरकरी। और अगर यहाँ पर अधातु की बात करें कि कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? अधातु। अधातु की बात करेगा तो ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा, देखिएगा, ये वाला सवाल आपका यहाँ पर कर भी दिया कि अधातु का नाम बताइए, तो ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ठीक है, आपके पेपर में आएगा किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? बिल्कुल आप सही करोगे, बिल्कुल आप सही करोगे, सोडियम। बिल्कुल आप सही करोगे, सोडियम। सोडियम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे, सोडियम, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, 44 नंबर आपका सवाल है, शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बिल्कुल आप सही करोगे। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल आएगा। चलो, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसको क्या कहेंगे? जो नीला को लाल कर देता है उसको अम्ल कहते हैं, उसको हम लोग एसिड कहते हैं। जो लाल को नीला कर दे, जो लाल को नीला कर दे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके पेपर में सवाल आएगा। आप याद रखोगे, सिरके में मुख्य रूप से एस्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल पाया जाता है। आप अगला सवाल देखोगे। अगला सवाल है कि चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? आप याद रखोगे। चिट्टी के डंक में आपका फॉर्मिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, जिसको मेथनोइक अम्ल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे भाई? आप याद रखोगे, NaHCO3, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, NaHCO3। ठीक है, चलिए। धोवन सोडा का सही रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, एक कॉमन नंबर आपका सवाल है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, आप याद रखोगे, CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, याद रखिएगा। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O।
चलिएगा 52 नंबर आपका सवाल है साथियों, हंसने वाली गैस लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? बिल्कुल आप सही करोगे, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है N2O। जिसका सूत्र क्या होता है? N2O। बिल्कुल आप सही करोगे। शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे, बिल्कुल आप सही करोगे मेरे भाई। आपके पेपर में सवाल आएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, चलिए 54 नंबर आपका सवाल है कि मास गैस, मास गैस के नाम से किसे जाना जाता है? मीथेन को, जिसका सूत्र होता है CH4। जिसका सूत्र क्या होता है? CH4, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 55 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो सीधे आपके पेपर में आएगा कि घरों में प्रयुक्त एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? तो आप याद रखोगे एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है, याद रखिएगा। और एलपीजी का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है, तो याद रखिएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यह पार्ट 1 होने वाला है। इसमें देखिएगा अभी और भी प्रश्न बच गया, लगभग 50 और प्रश्न आपके लिए बाकी है, तो अगले वीडियो में करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि काफी वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।